मेरा नाम राघव सांगले है। विदर्भ के अकोला का हूं। पहले शुगर मिल में रात्रिपाली का चौकीदार था। नौकरी क्या गई, जैसे पहचान ही चली गई। झूठा इल्जाम लगा, गोदाम में आग मैंने लगाई। मालिक ने इतनी जोर से बात फैलाई कि सारे शहर की फैक्ट्रियां मेरे नाम से कतराने लगीं। 6 महीने बोले तो घूम घूम के जूते घिस गए। कभी दिहाड़ी, कभी टेम्पो के साथ बोरियां ढोना, कभी खाली पेट। इन 6 महीनों में मेरी हंसी एक बार भी बाहर नहीं आई। घर में बस खामोशी और दीवारों से झड़ता हुआ चूने का पाउडर। उस रात बिल्कुल 12 से 5 मिनट पहले मेरे दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई। ठक ठक। जब खोला, बाहर कोई नहीं। फर्श पर एक पीला सा नमी से बसा हुआ लिफाफा पड़ा था। खोलकर देखा, बस 3 शब्द, तुम ले लिए गए। न कंपनी का नाम, न मुहर, न पता। कागज पुरानी रजिस्टर बही का फाड़ा हुआ लगता। मैं देर तक उस कागज को तौलता रहा, फिर गुस्से में मोड़कर फेंक दिया। सोचा कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। इतनी रात में कौन नियुक्ति पत्र डालता है। मगर उसी रात, आधी रात के बाद, मेरा पुराना फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर नहीं, बस प्राइवेट। मैंने सोचा शायद किसी का जरूरी फोन होगा। उठाया तो एक खुरदुरी, धीमी आवाज सीधी मुद्दे पर आई। लिफाफा मिला, कल रात तुम्हारा काम शुरू। अगर मना करना है तो दरवाजे के बाहर मत आना। 12 बजे तुम्हें लेने टैक्सी आएगी। हर रात 1 घंटा 10,000। सवाल मत पूछना, भूलना मत, सवाल मत। कौन बोल रहे हो, काम क्या। मैं पूरा पूछ भी नहीं पाया था कि उधर से लाइन कट गई। कमरे में घड़ी थी, टिक टिक जैसे अंदर किसी घाव को कुरेद रही हो। 10,000 1 घंटे के। साफ झूठ लगता था। हफ्तों से किसी ने खिल्ली उड़ाई नहीं थी। शायद मौका देख लिया मेरे पुराने साथियों ने। पर अगले दिन शाम तक जब पेट में हल्की जलन और जेब में 3 सिक्के बच गए, तो 12 बजे का इंतजार डर और उम्मीद दोनों बन गया। ठीक 12 बजे फिर वही थक थक। मैंने झपट कर दरवाजा खोला। बाहर गली के मोड़ पर कोई टूटी सी अम्बेसडर टैक्सी खड़ी थी। हेडलाइटें धुंधली और नंबर प्लेट पर कीचड़, ऐसा कि नंबर पढ़ना मुश्किल। ड्राइवर ने बिना हाथ हिलाए बस ठुड्डी से इशारा किया, आओ। उसके चेहरे पर परछाइयों के बीच किसी पान की महक थी और गाल के पास एक पुराना कट का निशान। मैं चुपचाप भीतर जा बैठा। उसने रियर व्यू में मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, काम के लिए तैयार। काम क्या है, रास्ते में बताता हूं। बस इतना याद, सवाल कम। टैक्सी शहर की आखिरी पीली बत्तियों से निकलकर काले खेतों में घुस गई। कुछ देर बाद मिट्टी का रास्ता हिलने लगा, उबड़ खाबड़, जैसे कंकाल पर खाल छड़ी सड़कों से गुजर रहे हों। थोड़ी देर बाद वो एक टीन टप्पर की झोपड़ी के सामने रुकी। सामने सूखी खाड़ी और एक लंबा पीपल का पेड़ जिसकी जड़ों ने जमीन को पकड़ा हुआ था, जैसे उंगलियां गाड़ दी हों। ड्राइवर बोला, अंदर कपड़े हैं, बदल कर बाहर आओ, ये लो। उसने मेरी हथेली पर पुराना लिफाफा रखा। अंदर से 501 का नोट निकला। सचमुच का, घंटी जैसी आवाज से खनका। पहले की निशानी, काम के बाद शेष रकम। कौन, अंदर जाओ। झोपड़ी में पसीने और कपूर की मिलीजुली गंध थी। दीवार पर कील में टंगा भूरा सा मोटा ओवरओनल, रबर के घुटने तक के जूते और काले रंग का हुड जिसमें आंखों के लिए 2 कटे से छेद। कपड़े छूते ही हाथों पर राख लगाई। एक अलमारी खुलते ही लोहे का भारी क्रोबार, एक छोटी हथौड़ी और एक तेल चुपड़े कागज पर बना नक्शा। नक्शे पर स्याही के गोल गोल निशान, बीच में लाल क्रॉस। हाथ से लिखा, पर अक्षर एकदम बराबर जैसे किसी ने रूलर से काट कर लिखे हों। नीचे बस एक लाइन, जड़ काटनी है, पत्थर नहीं। मैं कपड़े पहनकर बाहर आया। ड्राइवर टैक्सी के बोनट के सहारे टिककर खड़ा था, जैसे तब से वहीं हो। उसने नक्शे पर उंगली फिराई। पीपल की जड़ों के बीच पत्थर का एक छोटा स्थान है, उसे तोड़ना नहीं। नीचे जड़ में जो फंसा है उसे उखाड़ना है। देर नहीं करना। अगर कुछ भी अजीब लगे, पीछे मत देखना। काम के बाद वापस यहीं झोपड़ी, कपड़े वहीं छोड़ना। अगर वहां कोई हो, अगर लगे कि खतरा है, भागकर वापस आ जाना, पर पहले कपड़े बदलना। मैंने कोई और प्रश्न नहीं किया। नक्शा मोड़कर जेब में रख लिया। हाथ में क्रोबार का वजन अजीब भरोसा देता है, जैसे तकिया पर सिर रखने से पहले आपकी सांस धीरे हो जाती है। मैदान पार करके पगडंडी पकड़ते ही दुनिया थोड़ी बदलती सी लगी। उन पेड़ों पर जो दिन में मैंने देखे थे, उनके फूल रात में भी बिल्कुल खुले थे। ऐसी चटक की आंखें चुभें। झींगुरों की आवाज नहीं, मगर दूर किसी कनात से धीमी धीमी सुइयों जैसी झंकार।
पीपल का पेड़ मिलने में देर नहीं लगी। जड़ें बाहर आईं, जैसे कोई बूढ़ी दाई के हाथ जमीन से निकल रहे हों। बीज की जड़ के नीचे पत्थर की टिकी हुई थाली, उस थाली में मिट्टी सख्त गलकर जैसे टेराकोटा सा कोई चेहरा बन गई हो, मुंदी आंखों वाला, बच्चों जैसा। जड़ काटनी है, पत्थर नहीं। मैं झुका, क्रोबार को जड़ की गांठ में घुसाया, 3 बार जोर लगाया। चौथी बार लकड़ी जैसी आवाज आई, जड़ों में फंसा कुछ कड़क सा टूटा। साथ ही थाली के चेहरे पर बालू का रेखा उभरी और एकदम से पाउडर हो गई। मैं पीछे गिरा नहीं, बस 1 सेकंड के लिए हवा भारी हो गई, जैसे किचन की भाप निकास बंद हो। फिर सब शांति। मैंने पीछे नहीं देखा। झोपड़ी तक पसीने में तर पहुंचा। कपड़े बदले, क्रोबार को वहीं रख दिया। बाहर निकला तो टैक्सी वहीं। ड्राइवर मुस्कुराया नहीं, बस पूछा, गांठ कट गई? हाँ। उसने ड्राइविंग सीट के नीचे से एक कपड़े में लिपटा पैकेट निकाला। गिनने की जरूरत नहीं, हर रात होना है। समय वही, 12 से 1। रास्ते भर मैं अपनी कलाई घड़ी देखते रहा, जो काम और आना जाना जोड़ के कम से कम 40-45 मिनट का हुआ होगा। घड़ी पर सुइयां नड़ी नहीं, बस 12:09 पर अटक गई थीं। घर पहुंचते तक भी वही। कमरे की दीवार घड़ी चल रही थी, पर मेरे हाथ वाली जमा हुई। मैंने बैटरी बदलकर देखी, चलने लगी। मगर मन में कहीं दबी आवाज ने कहा, समय तुम्हारी तरफ नहीं था। अगली रात मैं 12 बजने से पहले ही दरी बिछाकर बैठ गया। दस्तक फिर वही, थक थक। इस बार मजेदार बात, दरवाजा मैं खोला। बाहर टैक्सी तो थी ही, ड्राइवर भी सीट पर ही बैठा। पर मेरे दरवाजे पर दस्तक किसने दी? मुझे देखने का समय नहीं था। जाकर बैठ गया। उसने एक साफ सुथरा, अजीब नीली स्याही का नक्शा दिया। आज जामुन के पेड़ पर एक झूला है, काले कपड़े का। रस्सियां काटनी है, झूला उठाकर बहुत दूर फेंकना है। किसी से बोलना नहीं। झूला हटाने से किसका क्या, वो हल्का सा झल्ला। सवाल कम। झोपड़ी में वही कपड़े, वही कपूर राख की बू। इस बार आरी। नक्शे में जो रास्ता दिखा था, वहां के पेड़ों पर कांच के चूड़ियों जैसे कुछ टंगे थे। हवा नहीं, पर वे खुद ब खुद बजते रहे। जामुन का पेड़ मिला। झूला धीमे धीमे डोल रहा था, जैसे किसी ने अभी छोड़ा हो। मैंने आरी रस्सी पर लगाई। रेशे धीरे धीरे छूटे। दोनों रस्सियां कटते ही झूला मेरे हाथ में गिरा। भीतर से अजब ठंड निकली, जैसे बर्फ की ईंट को छुआ हो। मैं झूला कंधे पर डालकर भागा, दूर जाकर झाड़ियों के उस पार फेंक दिया। फेंकते ही मेरे कान में किसी बूढ़ी स्त्री की दबी सी कुनमुनाहट, नहीं नहीं, और फिर कुछ नहीं। वापस आया, कपड़े बदले, निकल गया। टैक्सी वाला फिर वही छोटा सवाल, डोला हट गया? मैंने हां में सिर हिलाया और जेब में तमाम नोटों की आवाज सुनी। डर कहीं कम नहीं हुआ था। घड़ी आज 12:14 पर अटक गई थी। तीसरी रात उसने काम बताया। कच्चे रास्ते के बाद जो मकान मिलेगा, सबसे पीछे वाला। ऊपर वाली मंजिल पर लकड़ी का बक्सा है, उसमें से हाथी दांत जैसा पुराना कंघा उठाना है। ताला खुला मिलेगा, कोई आवाज न करना। क्या एक कंघा चोरी करने से? उसने आंखें तरेरी। कहां ना, सवाल नहीं। झोपड़ी से रस्सी, टॉर्च, पतली सी पत्ती वाली कटार और दस्ताने उठाए। पेड़ से रस्सी फेंककर मैंने पिछली खिड़की तक पहुंच बनाया। जरा धक्का दिया तो खिड़की ने सरसराहट की। भीतर से धीमे धीमे कोई गीत, लोरी जैसी आ रही थी। मैं अंदर घुसा, झुककर चलता हुआ बक्से तक गया। सच में ताला खुला था। जंग लगी कुंडी को उठाते ही कागज की पुरानी महक और कपूर की टीस आई। ऊपर कपड़े, नीचे एक नीले मखमली पाउच में कंघा। जब कंघे को पकड़ा, दीवार के उस पार से किसी औरत की आवाज निकली। किसी स्कूल की लड़की जैसा फ्रॉक पहने हुए, पर उम्र में 30-35 की लगती। मेरा कंघा। आवाज में टूटन। मैं बैलेंस खोता सा बाहर उछला, रस्सी से उतरकर झाड़ियों में लुढ़क गया। खिड़की पर वो खड़ी थी, रो रही, पर चेहरा जैसे धुंधलके में गुम, और कपड़ों को देखकर दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया। भला की अजीब। मैं पेड़ के पीछे से छिपकर निकला। झोपड़ी में जाकर कंघा एक बोरसी में डालकर उस टेबल पर छोड़ आया, जहां हर चीज जो हम लाते थे बिना आवाज के गायब हो जाती थी। कपड़े बदले और बाहर आया तो टैक्सी वाला वहीं। उसने पूछा भी नहीं कि कुछ देखे। बस काम पूरा। अब 1 हफ्ते तक मैं ऐसे ही काम करता रहा। किसी कच्चे कुएं पर रखे मिट्टी के घोड़े को गिराना, कोई सूखी झालर के पीतल के घंटे काटना, किसी खंडहर के भीतर झंडे का डंडा बदलना, एक छोटी चौकी में जली हुई दीपक की लौ फूंक कर बुझा देना।
हर रात नक्शा अलग, हवा में महक अलग, पर वह सन्नाटा वही। और हर बार मेरी घड़ी किसी अलग मिनट पर अटक जाती। 1207, 12, 17, 12, 11। जब मैं बाहर आता घड़ी फिर चल पड़ती। बाहर आने जाने में 15-15 मिनट लगते, काम में 20-30, पर टैक्सी में बैठते छोड़ते 1 बजता ही था, मानो समय हमारे लिए बंध गया हो। ये खेल मेरी समझ से बाहर था। मैं पूछना चाहता, पर मालिक को खबर देना यहां अपराध था। एक रात उसने काम बताया जिसे सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। आज तालाब के पार वाले बगीचे तक जाना। वहां एक पिंजरे में एक काली छाया जैसी चीज है, दिखेगी कुछ कुछ कुत्ते सी, पर समझना मत कुत्ता है। शॉटगन है झोपड़ी में, एक ही गोली चाहिए, हिचको मत। मैंने झट से कहा, मैं जानवर नहीं मारता। ड्राइवर ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें रात में ऐसा चमक रहीं कि जैसे पानी पर डेरा डाल रहे हों। ये काम जानवर का नहीं। झोपड़ी में बंदूक सच में रखी थी, मोटी भारी 2 गोलियों वाली। मैं बंदूक लेकर बगीचे की तरफ चला। राह में चांदी के फूल जैसे चांदनी से बने हों खिल रहे थे। पिंजरा उस पेड़ के नीचे था जिसमें काले काले फल लगे थे। पिंजरे के भीतर सच में कुछ हिल रहा था, आकृति कुत्ते की जैसे, पर उसके शरीर की रूपरेखा धुंध से बनी और हल्की सी कांपती हुई। उसकी आंखें 2 काली जगहें, कान भी जैसे धुंध में उगे हों। वो मेरे आने पर रुक गया, फिर हल्की सी पूंछ हिलाने जैसी हरकत। मेरे गले तक कसाव बना। ये मासूम लगता है। मैं बैठ गया, घड़ी देखी, 12:15। फिर 2 मिनट बाद फिर देखी, फिर 12:15। जैसे समय ढंसा हुआ। मैंने बंदूक उठाई, आंखें कहीं और की, तर्जनी में जकड़न लाई और ट्रिगर खींच दिया। आवाज सूने मेले में ढोल जैसी गूंजी। पिंजरे के भीतर का काला धुंधलका तह तह होकर जमीन पर गिरा और नमक जैसा पाउडर बनकर घुल गया। कोई खून नहीं, कोई भौंक नहीं, बस हवा में कपूर और रोएं सी कोई हल्की चीज उड़ती हुई। मैं दौड़ा झोपड़ी तक, बंदूक को टेबल पर पटकी, कपड़े बदले बाहर आया। ड्राइवर आंखों में वही अजीब मुस्कान लिए देख रहा था। देखा, बोला था ना, जानवर नहीं। तुम्हें कैसे पता अच्छा बुरा? तुम कौन हो निर्णय लेने वाले? मेरा गुस्सा निकल आया। वो शांत था। जब समय आएगा सब बताऊंगा, अभी बस काम करो। उस रात घर आकर मैं सो नहीं पाया। जिस आवाज की आदत लग गई थी, टिक टिक, वह भी जैसे मेरे खिलाफ हो गई। मैंने सोच लिया, अगर अगली रात कुछ ऐसा कहा गया जो मेरे किए से बाहर है, मैं मना कर दूंगा। 10,000 बड़े होते हैं, पर कुछ चीजें उससे बड़ी होती हैं। कम से कम मैं खुद को यही समझा रहा था। मगर अगली रात जो काम मिला वह अजीब था, मगर उतना क्रूर नहीं। तालाब के किनारे एक झाड़ के पास 5 गुड़ियां रखी होंगी, कपड़े की, घिसी पिटी। एक छोटी लड़की अक्सर वहीं खेलती है। वो तुम्हें देखने पर रोएगी और तुम्हें रोकने आएगी। मौका देखकर सारी गुड़ियां उठाकर कहीं दूर मिट्टी में गाड़ देनी है, बस इतना। मैंने झोपड़ी में रखा बोरा लिया, चाकू रख लिया कि झाड़ियां हटानी हो तो। तालाब के पास सच में एक लड़की थी, 6-7 साल की, बालों में 2 रिबन, पर घुटनों पर मिट्टी ऐसी जैसे किसी ने उसे गिराते गिराते रोका हो। वो अपनी गुड़िया के बाल सहला रही थी। पास में रखा एक काला सा फ्रेम, किसी आदमी की तस्वीर, शायद उसके पिता की। जब वो तालाब की तरफ मुड़ी, पानी में पैर डुबोए, अपनी हथेलियों पर चांदनी की झालर पकड़ी, मैंने एक एक करके गुड़िया बोरे में भरी। उसके कदमों की आहट आई तो मैं झाड़ियों में सरक गया। फिर दूर जाकर एक जगह खोदकर गुड़िया गाड़ दी। मिट्टी भरते वक्त कानों में रोने की आवाज आई, भीतर तक कटने वाली। वो बच्ची गुड़िया की जगह खाली गोद लिए खोजती घूमती रही। मैं देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। लौटते हुए पैरों में कीचड़ था और हथेलियों पर मिट्टी के साथ कुछ नम सी एहसास, जैसे कोई मेरे हाथों को पकड़कर बच्चा सा रोकना चाह रहा था। ड्राइवर ने फिर कहा, बहुत अच्छा, तुम सीख रहे हो। क्या? क्या सीख रहा हूं? जंगल में ये सब घर, ये सड़कें, ये बच्ची, ये झूला, दिन में ये चीजें दिखती क्यों नहीं? मैं कल दिन में आया था, जहां तुम कहते हो घर है, वहां घास भी नहीं। किसी को सचेत करना चाहा तो कुछ मिला ही नहीं। तुम लोग कौन हो? मैंने बहुत घुमाकर कहा। उसने तिरछी मुस्कान दी। जब समय आएगा। उसके बाद 2 रातें और एक झोपड़ी के नीचे के लकड़ी के खंभे काटना ताकि वो तालाब में डूब जाए, एक खाली मैदान में आखिरी मील का पत्थर उखाड़ना ताकि रास्ता वहीं खत्म हो जाए।
ये सब विचित्र तो था, मगर मेरे हाथ अपराध से ज्यादा गांठें काटने जैसे लग रहे थे। फिर वो रात आई जिसने मेरी रीढ़ से भरोसा खुरच दिया। ड्राइवर बोला, आज तुम्हें ऊंचाई पर बने एक घर की खिड़की पर निशाना साधना है। घर के भीतर औरत होगी और खिड़की पर आकर एक बच्चा दिखेगा, माथे पर एक गोली और काम खत्म। स्नाइपर राइफल झोपड़ी में है। हमें देर ना हो। बच्चा, मेरा गला सूख गया। नहीं, मैं नहीं कर सकता। 2 रात तुम आराम कर लो, उसने अचानक नरमी से कहा। पर काम यही होगा। मैंने उस रात उल्टी का बहाना किया था। ड्राइवर चुपचाप मुझे घर छोड़ गया और पैसे वापस ले गया। 2 दिन मैं दरी पर पड़ा छत को देखता रहा। तीसरे दिन मैंने तय किया, अगर सच में कहीं कोई बच्चा है, उसकी मां को चेतावनी देनी होगी। नक्शा मैंने पिछली रात गौर से देखा था। दिन में वही रास्ता पकड़कर मैं गया। जिस मोड़ पर नक्शे में बरगद था, वहां कोई पेड़ नहीं। जहां नदी थी, वहां सूखी मिट्टी। जिस पत्थर पर लाल निशान था, वहां गेहूं बोया गया था। मैं पग पग भटका, कहीं वह घर नहीं। थक कर शाम होने से पहले लौट आया। रात में ड्राइवर आया। झोपड़ी में स्नाइपर थी, अजीब तरीके की, जिसका स्कोप नहीं था, पर नली ऐसे घूमती मानो उसे दिख रहा हो कि किस दिशा में गोली जानी है। मैंने मन में ठान रखा था, मौका देखकर औरत को बता दूंगा। जंगल में घुसते ही वो बरगद वहीं था, जिसे मैं दिन में ढूंढ न पाया। नदी भी बह रही थी, घर भी सामने, बत्ती जल रही। मेरा दिल धक धक। मैं राइफल झाड़ियों में छिपाकर पिछली दीवार से घर में घुसा। बेडरूम में एक औरत थी, आंखों में नींद की लकीरें, हाथों में कांच की चूड़ियां, बालों में पुराना सा गजरा। मुझे देखकर पहले तो वो चौंकी, फिर बोली, आ गए, चाय बनाऊं? बिना मेरे जवाब का इंतजार किए वो किचन में चली गई। मैं वहीं जड़। उसके बच्चे की हल्की चाल कमरे में आई, छोटे कदम, बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश, और फिर खिड़की की तरफ जाते हुए उसकी एड़ियां। उसने मेरी तरफ देखा नहीं। चेहरा ऐसे था जैसे धूप में रखी चीनी की डली, धुंधला पर मीठा। औरत चाय ले आई, थाली में 2 बिस्कुट भी। कुछ खाकर जाना जी, रात है। मैंने हिम्मत बटोरी। अपने बच्चे को लेकर दूर निकल जाइए। आज रात खिड़की पर मत आइएगा, शहर की तरफ चली जाइए। किसी का इरादा ठीक नहीं। उसने खाली आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर धीमी हंसी जिसमें सिसकी दब गई थी, और बोली, खिड़की पर? बच्चे को हवा अच्छी लगती है। मैं और रुकता तो रो पड़ता। बाहर आया, राइफल उठाई, खिड़की की तरफ 4 गोलियां हवा में चलाईं, ताकि कह सकूं मैंने कोशिश की। झोपड़ी तक लौटते में मेरे पांव भारी हो गए। कपड़े बदले, बाहर आया। ड्राइवर गुस्से में था। तुमने किया नहीं, क्यों? निशाना चूका। मैंने झूठ कहा, यह राइफल चूकती नहीं, जो दिशा में करोगे वहीं लगेगी। अगर दिल में मारने की हिम्मत नहीं होगी तभी चूकेगी। मैं बच्चे को नहीं मार सकता। ड्राइवर ने सिर घुमाया। उसके पीछे से कोई आया, लंबा सफेद कुर्ते पायजामे में, कुर्ते पर राख के छींटे, चेहरा ऐसा कि उम्र बताना मुश्किल। आवाज में सख्ती नहीं, ठंडक थी। आखिर बता ही देना चाहिए, आओ। वो मुझे फिर उसी घर के पास पेड़ की आड़ में लेकर गया। राइफल उसने पकड़ी। देखो, उसने कहा, मैं स्कोप में नहीं झांक रहा, राइफल की नली बस उधर रख रहा हूं, ठीक बच्चे के माथे पर। अब सांस तुम सुनो। उसने धीरे से सांस छोड़ी और ट्रिगर दबा दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं। आवाज गई, जैसी अभी कुछ देर पहले गई थी। आंखें खोलीं तो खिड़की पर खड़ा बच्चा सिर पर हाथ रखकर मां की तरफ गिर पड़ा। औरत की चीख बाहर से मेरे कानों को तोड़ गई, पर जो हुआ वो उससे भी घोर। कुछ मिनटों के भीतर वो औरत अपने आंगन में खड़ी, हाथ फैलाए, आसमान की तरफ देखती, जैसे कोई बारात आ रही हो। हवा में छोटे छोटे प्रकाश के कीड़े, जुगनुओं की तरह नहीं, जैसे कागज के टुकड़े उठने लगे। उसके कंधे, उसके केश, उसकी साड़ी के पल्लू सब हल्के होकर ऊपर की तरफ तैरने लगे, और अगली ही सांस में वह महीन राख में बदलकर रात के काले में मिल गई। मैं हक्का बक्का घर की ओर दौड़ा। भीतर खून की एक छींट तक नहीं। बच्चा, कुछ नहीं। घर से बाहर निकलते ही धीरे धीरे दीवारें बुनियादों में ढंस गईं, जैसे किसी ने इरेजर से घर मिटा दिया हो। वहां सिर्फ घास थी। ये क्या था? मैंने मालिक से पूछा। मेरी आवाज चरमराई। वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, अब सुनो, कपड़े जो तुम पहनते हो वो राख के कपड़े, इन्हें बनाते हैं ऐसे धागों से जिनसे स्वप्न बंधते हैं।
जो नक्शे तुम्हें मिलते हैं वो किसी एक मृत आत्मा की नींद की भूमि के मानचित्र हैं। इन्हीं की रात में तुम उतरते हो इन कपड़ों के माध्यम से। ये सड़कें, ये पेड़, ये घर, ये बच्चे, सब किसी एक की देह में जमी यादों की आकृतियां हैं। तुम हकीकत में किसी को नहीं मारते, तुम जख्म को काटते हो, गांठ खोलते हो। जैसे पहली रात जड़ में फंसी चीज वो एक बच्चे की डूबी हुई याद की खोटी मूर्ति थी। झूला एक ऐसी याद का धागा था जो हर रात किसी का गला घोंट देता था। कंघा एक अधूरी दुल्हन का दर्पण। और ये बच्चा, ये उस औरत का न बना हुआ बच्चा था जिसे वो सालों तक अपनी खिड़की पर बुलाती रही। उसे जाने देने के लिए इस आकृति को तोड़ना जरूरी था। लेकिन मैं बैठ गया। जमीन नरम थी, जैसे किसी ने उसे पिघलाया हो। वो रोती क्यों? वो लड़की, उसकी गुड़िया, वो कौन थी? वो भी वही थी। एक उम्र में हुई हानि कई उम्रों के रूप में टिक जाती है। गुड़िया, झूला, कंघा, घोड़ा सब बहानों से बांध रखते हैं। तुम्हें सिखाया गया था काटना, बिना हिसाब पूछे, बिना दया से घिरे, वरना तुम भी उनके साथ वहीं अटके रह जाते। ये सब सरकार का काम है, मैंने फुसफुसाया। मालिक ने तारीख से कहा, कई नाम होते हैं। किसी को निद्रा प्रकोष्ठ कहते हैं, कोई छाया कक्ष। असल नाम मायने नहीं, मायने काम के हैं। अगर ये ना करें तो शहरों की हवा में इतने सूक्ष्म रोने जमा हो जाएं कि बच्चों के फेफड़े बैठ जाएं और आदमी रातों को जागते रहना सीखे और फिर पागल हो जाए। हम बस सफाई वाले हैं, राख के सफाई वाले। मैंने अपने हाथों को देखा, राख लगी थी, पर उस राख में किसी की धड़कन जोड़ी हुई लगी। ड्राइवर चुपचाप पास आ गया। अब समझे? इसलिए समय वहां ठहरता है क्योंकि तुम किसी और के समय में होते हो। इसलिए तुम्हें हमेशा झोपड़ी में कपड़े बदलना है क्योंकि वही दरवाजा है दो दुनियाओं के बीच। और इसलिए तुम्हें मुझे बाहर खड़ा नहीं दिखता क्योंकि तुम निकलते ही कहीं और चले जाते हो। उस रात के बाद मेरे भीतर, जो अंदर तक पानी की तरह बह रहा था, कुछ ठोस बनने लगा। रातों का काम अब मुझे सिर्फ कमाई नहीं लगता था। और पैसे, हां, आते रहे, पर उनकी आवाज पहले जैसी नहीं रही। कलाई घड़ी अब मुझे डराती नहीं थी क्योंकि मैं जान गया था किसकी टिक टिक किसके लिए है। इसके बाद जो केस आए उनमें से कुछ ऐसे थे जो मेरी हड्डियों तक उतर गए। एक रात नक्शे पर लाल धब्बे की जगह कोई पुरानी रेल सुरंग थी, सीलन भरी, पत्थरों पर काई, और भीतर अंधेरे में दूर दूर डोलती हुई लौ, जैसे किसी ने कंदराओं में दीप रख छोड़ दिए हों। काम था एक पीतल की पायल जो सुरंग की छत से उल्टी लटकी किसी बिना चेहरे वाली दुल्हन के पैर में बंधी है, उसे खोलकर नदी में फेंकना। झोपड़ी से कपड़े पहनकर मैं गया। सुरंग में जैसे जैसे आगे बढ़ता, पांव के नीचे से पानी के छींटे नहीं, सांसों का धुआं निकलता दिखता। दीवारें करीब आतीं, फिर दूर जातीं। बीच में वो थी दुल्हन, पर चेहरा नहीं। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां काली जगह, जैसे कोई छेद कागज में जला दिया हो। उसके पांव हिल नहीं रहे थे, पर पायल खनकती, ऐसे कि हर खनक में सैकड़ों पैरों की थकान बंधी लगे। मैंने झुककर पायल की डोरी पकड़ी। जैसे ही गांठ पर उंगलियां लगीं, छत से कुछ किले कीड़े गिरने लगे, सपनों के कीड़े, छोटे, पारदर्शी और गंध ऐसी कि स्मृतियां फट जाएं। मैंने अपने हुड के भीतर से कपूर की टिक्की निकाली, कपड़े की जेब में रखी रहती थी, और उसे माचिस से जला दिया। धुआं मीठा नहीं, पर सुरक्षित। कीड़े उल्टे उड़ गए, पायल की गांठ खुली, और मैं उस पायल को लेकर सुरंग के मुहाने की तरफ दौड़ा। पीछे से वो दुल्हन पांव उठाए बिना आगे बढ़ती दिखी, हवा में खिसकती हुई। नदी में पायल डूबते ही चारों तरफ से इतने सारे सांसों का बोझ उतरता सा लगा कि कंधे खुद ब खुद सीधे हो गए। जब पीछे मुड़कर देखा, सुरंग सिर्फ चट्टानों का ढेर थी। एक केस में किसी स्कूल की घंटी हर रात बजती, किसी इमारत के बिना सिफर मैदान के बीच। नक्शे के हिसाब से वहां एक गलती से बची हुई दीवार के पीछे लोहे के 3 हुक थे। काम था हुकों पर बंधी पुरानी चाबियों का गुच्छा निकालना और मिट्टी में दबा देना। मैंने जैसे ही गुच्छा उठाया, दूर से बच्चों की पढ़ाई की आवाजें ख ख ख आने लगीं। वो आवाजें बस हवा में थीं, कोई बच्चा नहीं। मिट्टी खोदते खोदते मेरे उंगलियों पर खरोंचें आईं। खून की गर्मी और मिट्टी की ठंड मिलकर एक अजीब सा दर्द बनाती है, जैसे किसी का नाम भूलते हुए दिल दुखता है। चाबियां दबती गईं, आवाजें धीमी, फिर एकदम से बंद। मैं घुटनों पर बैठा कुछ देर सांस सुनता रहा, अपनी और किसी की नहीं। लेकिन सबसे कठिन रात वो आई
जब नक्शे ने एक जगह दिखाई, अकोला से बाहर, उसी पुराने तालाब के पास। नीचे लिखा था, 3 आकृतियां काटनी हैं, सामने बैठा आदमी तुम्हारा अपना है, ध्यान से। मैं कपड़े पहनकर वहां गया। तालाब के किनारे वही पुरानी नीम, वही चारपाई, और उस पर बैठे मेरे चाचा, मामा चाचा जैसा रिश्ता नहीं, वही चाचा जिनके साथ मैंने बचपन में खेत के किनारे खेला था, जो 12 साल पहले गुजर गए थे। उनके सामने 3 जानवर बैठे, एक कुत्ते जितना, एक बिल्ली जितनी और एक खरगोश। पर ध्यान से देखने पर वो असल जानवर नहीं, तस्वीरें, धुंध से बनी आकृतियां, उनकी हरकत में वह झिझक जो सपनों में होती है। मैं उन्हें देखकर आगे बढ़ा। चाचा, उन्होंने मुझे देखा। पहले पहचान नहीं पाए, फिर आंखों की झुर्रियां हंसी में बदलने लगीं। मगर जैसे ही मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाना चाहा, उन्होंने मुझे हल्का सा धक्का दिया। क्यों आए? घर चले जाओ, तुम्हारी मां की चिंता हो रही होगी। ये तीनों मेरे साथ हैं, तुम रहोगे तो इन्हें डर लगेगा। आपके बिना घर नहीं, आप तो। मेरा गला भर आया। मैंने खुद को संभाला। मां तालाब के दूसरे किनारे पर हैं, पिता भी। कहते हैं, एक बार मिलकर आओ, बहुत दिन हुए, फिर जो तुम्हारा मन करे करना। चाचा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, कुछ खोजने लगे, शायद सच। उन्होंने गर्दन हिलाई, धीरे धीरे उठे और मेरे पीछे चल दिए। जैसे ही वो नीम के पीछे गए, मैं पलटा, हुड की जिप ऊपर तक चढ़ाई और तलवार, जो मैं झोपड़ी से लाया था, उसके धार की चमक देखे बिना तीनों आकृतियों पर वार किया। 1, 2, 3। वो आकृतियां एक पल को ठिठकी, फिर ऐसे टूट गईं जैसे हवा में बने साबुन के बुलबुले उंगलियों से छूते ही फूट जाते हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं भागा, नीम के पीछे से देखा, चाचा खड़े दूर की तरफ देख रहे। उन्होंने कोई आह नहीं भरी, कोई शब्द नहीं कहा, बस उनके कंधे हल्के हुए और आसपास की हवा थोड़ी चमकी। मैंने आंखें मींच लीं। जब खोलीं, वो नहीं थे। मेरा सीना भारी था, पर भीतर कुछ बहुत पुरानी गांठ, हल्की। मां के रोने की आवाज रातों में फिर नहीं आई। सब कुछ इतने दिनों तक करते करते एक बात समझ में आई, बहादुरी कभी कभी जले हुए हाथ पर नमक रखने जितनी होती है। जलन से जो सड़ांध निकलती है, उससे घाव साफ हो जाता है। हम यही करते थे, जो बदबू उठती रातों में उसे सांस से, पसीने से निकालते। एक रात, जो मेरा आखिरी बड़ा केस अब तक रहा, नक्शे ने दिखाया। शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली जगह, जहां 4 सड़कों का चौराहा है, वहां की जमीन के नीचे एक मिट्टी का संदूक है। काम, संदूक को ऊपर लाना और खोलना नहीं, उसे ठीक बाईं तरफ 3 गज दूर ले जाकर रख देना। झोपड़ी से मैंने फावड़ा उठाया। रात की भीड़ नहीं, पर सन्नाटा ऐसा कि लगता सड़कें मेरी आवाज सुनेंगी। चौराहे पर पहुंचकर मैंने मिट्टी खोदी, फर्राटेदार। कुछ ही मिनटों में फावड़ा लकड़ी से टकराया। संदूक निकालते ही उसके चारों कोनों में लगे पीतल के कील किसी पुराने नाम की तरह चमके, सूनी रोशनी। मैंने उसे खींचकर 3 गज दूर रखा, जहां नक्शे पर छोटी सी बिंदी बनी थी। इतना करते ही आसपास की हवा भारी से हल्की, और दूर कहीं, जिनके घर चौराहे के पास हैं, उनके सपनों में बंधी घंटियां एक साथ थमी। अगली सुबह खबर आई, चौराहे पर अक्सर होने वाले हादसे बंद। कोई नहीं जानता क्यों। मुझे पता था क्यों, पर मुझे यह कहने की इजाजत नहीं। ड्राइवर बस रात में हंसकर बोला, सही जगह रख दिया। मेरे काम का नियम था, किसी को बताना नहीं, कोई सवाल नहीं। पर अमूमन इंसान अपने मन में सवालों का गोदाम बनाकर रखता है। जैसे जैसे मैं इस खेल का हिस्सा बना, मेरे भीतर के सवाल कम होते गए, क्योंकि हर रात कोई नई गांठ काटते हुए मैं समझता जाता कि इंसान का दुख वही नहीं जो दिखता है। कई बार वो झूले की रस्सी में छुपा धागा है, कंघे की दांत में अटका बाल, घंटी की खनक में दबा सिसकना, बच्चे की खिड़की पर टिके माथे पर ठहरी हवा। और कटाई का काम, उसे जो करना है, उसे लहूलुहान नहीं करता, बस मुक्त कर देता है। हाँ, डर फिर भी आता था। कुछ सपने जानवरों की तरह नहीं, भूतों की तरह नहीं, बल्कि बुखार की तरह चिपकते। एक केस में किसी का सपना था कि घर के भीतर घर, उसके भीतर घर, और हर घर में एक दर्पण, जिसमें चेहरा नहीं, सिर्फ एक और दर्पण। ऐसे जुड़वां सपनों में वक्त फंस जाता है, वहां से निकलना मुश्किल। मैंने रास्ता यह खोजा, हुड के अंदर जो सूखी महक है, कपूर और नीम पत्र की, उसे सांस में धीरे धीरे लेना और किसी बचपन के गीत की लय मन में पकड़े रखना। गीत वजन बांधता है,
सपने में वजन होना वही है जो दुनिया में नाव का लंगर होता है। 4 बार जो निकल पाया, उसके बाद मैं ऐसे सपनों में जाने से पहले मन ही मन लोरी गुनगुनाता। सो जा राज दुलारे, तुम सोच रहे होगे ड्राइवर कौन, मालिक कौन? क्या मैं उनकी आंखों में कभी डर देख पाया? ड्राइवर, जिसका नाम उसने कभी बताया नहीं, पर लोग उसे दत्ता कहकर बुलाते थे क्योंकि हर बार कुछ देता, कागज, कपड़ा, नक्शा। उसके चेहरे पर एक ऐसा संतोष होता कि लगता खुद भी कभी किसी ने उसे इसी तरह बचाया होगा। मालिक, उसका असली नाम मैंने जानना चाहा, पर शायद वो नामों के उस गांव से आता था जहां लोग नाम छोड़ देते हैं। उसने बस एक बार कहा, जिनका काम मिटाना हो उन्हें अपना नाम भी मिटाना चाहिए। और मैंने विश्वास कर लिया। एक चीज और, जब तुम ऐसी रातें जोगते हो, घर की सुबहें अलग हो जाती हैं। ममता का स्वाद चाय में घुल जाता है। गली में खेलते बच्चे तुम्हें सिर्फ बच्चे नहीं लगते, किसी के सपनों की बची हुई लकड़ियां लगते हैं। बुजुर्ग की जम्हाई में तुम पूरी रात के उठते बैठते दुखों की झलक देख लेते हो। और सबसे अजीब, जब कोई देर रात तुम्हारे दरवाजे पर 2 बार ठक ठकाए, ठक ठक, तो तुम सिर्फ यह सोचते हो किसकी घड़ी अभी अटकी हुई है। और अगर ठक ठकाते वक्त सेकंड की सुई आगे ना बढ़े, समझ जाना कहीं कोई झूला फिर डोल रहा है। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि तुम्हें भी बता दूं, हर सरकार में ऐसे कमरे होते हैं जिनके बोर्ड नहीं होते। उनके भीतर लोग रातों को साफ करते हैं, जैसे सफाई वाला सुबह सड़कों को। हमारे शहरों में धूल कम है, रोने का सूक्ष्म पाउडर ज्यादा। अगर वह जमा हो जाए तो बच्चे सपने देखना छोड़ दें, और जो देखें उनमें घर के भीतर घर हो और दर्पण के पार दर्पण, और फिर आदमी अपनी आवाज नहीं पहचान पाए। मुझे आज भी 1 घंटा काम करना होता है। टैक्सी हर रात उसी मोड़ पर आती है। नंबर प्लेट पर कीचड़ अब भी है। दत्ता खांसता है पर कहता कुछ नहीं। मैं झोपड़ी में कपड़े पहनता हूं। आजकल कपड़े नए पेश की तरह दिलासा देते हैं। हुड पहनते ही मेरे कान के पास एक खटसी आवाज होती है, जैसे किसी ने ताले का सही दांत ढूंढ लिया हो। और मैं किसी के सपने में उतरता हूं, किसी पुराने गीत की धुन पकड़कर। कभी झूला, कभी घंटी, कभी कंघा, कभी पायल। कभी कोई औरत जो अपनी खिड़की पर हवा को फूंकती है। कभी कोई बच्चा जो नदी के उस पार मेरी तरफ देखता है। मैं काम करता हूं और बताने के लिए मेरे पास इतना ही है। तुम्हें अगर कभी लगे कि रात असामान्य लंबी है, कि तुम जिस मिनट में हो वही मिनट बार बार लौट रहा है, और कलाई घड़ी का कांच फूंक मारो तो धुंध बैठ जाती है, तो समझना कोई तुम्हारे सपनों की गांठ खोल रहा है। डरना मत, पीछे मत देखना, छूटे हुए को जाने देना। और अगर किसी रात बिल्कुल 12 से पहले तुम्हारे दरवाजे पर 2 बार दस्तक हो, थक थक, तो मुझे मत ढूंढना। कपड़े पहन लेना, क्योंकि यह वक्त होता है उम्र भर की सबसे जरूरी कटाई का। मैं आरव हूं, झारखंड के देवघर से, पेशे से स्कूल काउंसलर। बच्चों की बातें सुनना, उनके डर, उनकी शैतानियां, उनके सपने, यही मेरा काम था। काम क्या, एक आदत सी थी। मुझे लगता था अगर किसी बच्चे की आंख में समय रहते सही बात टिक जाए तो दुनिया थोड़ी कम कठोर हो सकती है। समय कितनी अजीब चीज है यह, कभी बहुत तेज, कभी बिल्कुल थमी हुई। मेरे लिए उस शाम यह एक पहाड़ी नदी की तरह था, बेहद तेज, और मैं उसके बीचों बीच खड़ा बहता हुआ। मेरी छोटी बहन रिया को अचानक किडनी फेलियर निकला था। डॉक्टर ने बोला इमीडिएट ट्रांसप्लांट चाहिए। पैसों का आंकड़ा ऐसा था कि रिश्तेदारी की दीवारें छोटी लगने लगीं। मैंने हर जगह फोन किया, हर जगह विनती की। सबने कहा जुगाड़ करेंगे, और फोन रखते ही जैसे जुगाड़ किसी और के हिस्से भेज दिया। उस रात बारिश नहीं थी, न हवा, पर भीतर की हवा उखड़ी हुई थी। मैं अस्पताल से बाहर निकला। सड़क किनारे पानी भरा हुआ नहीं, बल्कि चुप पड़ा था, जैसे किसी ने उसे थका दिया हो। बस स्टैंड की पीली ट्यूबलाइट के नीचे मैं खड़ा था और सोच रहा था, क्या कोई रास्ता बचा है? यहीं मेरे पास आकर कोई रुका। आवाज पहले आई, तुम बच्चों को समझते हो? मैंने गर्दन मोड़ी। एक औरत थी, उम्र बताना मुश्किल, चेहरे पर न शिकन न मुस्कान, बस आंखें बहुत साफ, फिर भी जैसे कुछ ढंका हुआ हो। बारिश नहीं थी, फिर भी उसके हाथ में एक बंद छाता। वह बोली, तुम्हें रात में पढ़ाना आएगा? मुझे थोड़ा गुस्सा सा आया।
ये कौन सी बात थी? रात में पढ़ाना? मैंने बस इतना कहा, मुझे अभी मेरी बहन को बचाना है। मेरी आवाज में वह कांप थी जो आदमी की आंखें खाली कर देती है। उसने मेरी हथेली पर एक ठंडा सा सिक्का रख दिया, पीतल जैसा, पर रंग बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। सिक्के पर एक निशान था, उलटी रेत घड़ी, उसके किनारे 7 पतली धारियां जैसे समय के 7 धागे। उसने कहा, इस निशान को जिस जगह दिखाओगे वहां तुम्हारा बिल नहीं रुकेगा, और मेरी एक शर्त, 6 महीने, रात का स्कूल। नैतिकता नहीं, जागना सिखाना है, चलेगा? मैंने सिक्का मुट्ठी में दबा लिया। सोचने को कुछ बचा ही नहीं था। कभी कभी इंसान इतना डूब जाता है कि वह डुबकी की दिशा नहीं देखता, बस सांस पकड़ लेता है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वह बोली, मेरा नाम तुम्हें नहीं जानना चाहिए। नाम कुछ जगहों पर खून बन जाते हैं। तुम मुझे बस मध्य कहो, क्योंकि मैं बस बीच हूं तुम और उनसे। आज रात साथ चलोगे? अभी तो चलो, जहां तुम्हारी बहन है। अस्पताल की रिसेप्शन की रोशनी में मैंने वह सिक्का दिखाया। नर्स की पलकों की गति धीमी हो गई। डॉक्टर ने फाइल पलटी। मेरे सामने जो दीवार थी वह एक पुल बन गई। कागज, बिल, अनुमतियां सब खिसकते गए। अगले ही 2 दिनों में ऑन ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखा। जिसने ये सब कराया उसने ठीक समय पर किया। मैंने मध्य की ओर देखा। वह वहीं खड़ी थी, न थकी न खुश, बस खड़ी। उसने फिर आपकी तरफ, जैसे सुनने वाले की तरफ देखा। चलो आरव, रात का समय अब किसी और का है, और तुम उनके लिए जरूरी हो। तुम सोच रहे होगे, मैं पागल था क्या? मैंने बिना पूछे, बिना समझे क्यों हाँ कहा। सच कहूं तो कुछ अंदर से समझता था। यह सौदा मैं इकबाल से नहीं, बेबसी से कर रहा हूं। पर कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिनमें तुम अपनी आत्मा का एक छोटा हिस्सा गिरवी रख देते हो, और उसी हिस्से से अगली कहानी शुरू होती है। मध्य ने रास्ता नहीं बताया, बस कहा, चलो। शहर छोड़कर हम एक ऐसी सड़क पर मुड़े जो शायद नक्शे में नहीं थी। बत्तीसी का कोई गांव नहीं। नाम पूछो तो कंधे उचक जाएंगे। सड़क किसी खेत के बीच नहीं, समय के बीच से गुजरती थी। थोड़ा आगे सड़क खत्म, पगडंडी शुरू। बाएं ओर नीम, दाएं ओर सन्नाटा। ऊपर एक पतली सी धुंध जिसे उंगलियों से हटाओ तो वापस आ जाती है। हम पैदल चले बहुत देर तक, या शायद कम। वहां घड़ी थी, पर टिक टिक नहीं, बस एक गहरी खामोशी जो कभी कभी अपने भीतर किसी पुरानी घंटी का स्वर घुमा देती थी। सामने जब इमारत उभरी तो पहली नजर में लगा यह कोई पुराना चर्म कारखाना होगा। दीवारें काली नहीं, गीली थीं, जैसे उन पर रात का रंग अभी अभी सूखना शुरू हुआ हो। 3 मेहराबें, एक लंबा बरामदा और बीच में चौक जिस पर कोई छाया अपना नाम भूलकर बैठी हो। गेट पर कोई चौकीदार नहीं, सिर्फ पत्थर का एक फलक, उलटी रेत घड़ी का वही निशान। मध्य ने सिक्के को फलक से छुआ। अजीब सा हुआ। फलक ने कोई आवाज नहीं की, पर दरवाजा भीतर की ओर पिघल सा गया, जैसे दीवार कह रही हो, ठीक समय पर आए हों। अंदर हमें एक कमरे तक कोई नहीं लाया, फिर भी हम पहुंच गए। टेबल, कुर्सी, खिड़की जिसमें कांच नहीं, पानी लगा है, और उस कुर्सी पर कोई बैठा, प्राचार्य वृंदा। मध्य ने धीरे से कहा, सामने जो बैठी थीं वे उम्र से नहीं, आवाज से बड़ी लगती थीं। उनके बाल पूरी तरह सफेद नहीं थे, पर आंखों के नीचे के घेरे काले नहीं, आबनूस से थे। उन्होंने मुझे ऊपर नीचे देखा, जैसे नाप रही हों कि मैं कितने बोझ उठाने के लायक हूं। स्वागत है आरव, उन्होंने कहा। यहां कुर्सियां आराम करती हैं, लोग नहीं। बैठिए। उनकी आवाज में कटाव नहीं, कटाक्ष था, मगर ऐसा जो खून निकालने के लिए नहीं, आंखें खोलने के लिए हो। तुम्हें यहां रात में पढ़ाना है। विषय जागरूकता, किताबें हमारी, पर हम किताब नहीं, तुम्हारा गला सुनना चाहते हैं। तुम कहानीकार नहीं हो, पर तुम्हारी सांस कहानी है। ये स्कूल रात के 8 से सुबह की सांस तक लगता है। दिन तुम्हारा, कमरे तुम्हारे, खाना आएगा बिना बुलाए, मांगोगे तो मिल भी जाएगा। बस नियम जान लो, क्योंकि यहां नियम कागज नहीं, दीवार हैं। मैं थोड़ी आगे झुक गया। नियम, वह बोली। 5 साधारण, सख्त। 1 यहां किसी के हाथ मत पकड़ना, छूना यहां धागे खींच देता है। 2 रात के 2:17 से 3:17 तक अपने नाम के पहले 3 अक्षर मत बोलना, तुम्हारी आवाज तुम नहीं रहती। 3
मुख्य फाटक की तरफ सीधी रेखा में चलते भागना नहीं, वह रास्ता समय का भ्रम है। 4, बच्चों के आंसू को पोंछना मत, वह नमक नहीं अंगार है, जल जाओगे। 5, जितने सवाल पूछोगे उतने ही जवाब मिलेंगे, उससे एक ज्यादा, तुम्हारे हक में नहीं। उन्होंने बात एकदम सहज कही, जैसे रोज सुबह चाय का दूध उबलता है और तुम जानता हो कि कब गैस कम करनी है। पर इन बातों का स्वाद अलग था। मैंने भीतर कहीं भय को बैठाया और बोला, काम, तुम्हें गलती और गुनाह के बीच की पतली रेखा दिखानी है, पछतावा और दहशत के बीच का अंतर। तुम डंडा नहीं उठाओगे, आवाज उठाओगे। तुम्हारी आवाज यहां दीवारों से टकराकर वे जगहें भी भर देगी जहां अभी सन्नाटा पड़ा है। और हां, यहां बच्चे बहस नहीं करते। अगर करें तो समझना तुमने उनकी नींद में एक छोटा सा कांटा रख दिया, बस उसे वहीं रहने देना। मध्य लगभग गायब सी हो गई, जैसे वह मुझे छोड़कर अपना अदृश्य होना निभा रही हो। वृंदा अम्मा, मैं उन्हें यही कहूंगा, ने मेरे लिए एक कमरा खुलवाया। खुला हुआ ही था। अंदर कपड़े, बिस्तर, पानी, एक मेज जिस पर कागज रखे थे खाली, और एक दीवार जिस पर कोई छाया अपने नाखून से छोटे छोटे निशान बनाकर चली गई थी। मैंने उंगली फिराई। निशान ठंडे थे, जैसे किसी ने अभी अभी किसी उबलते पानी से उंगली बचाने की कोशिश की हो। पहली रात। बरामदे से होते हुए एक हॉल में पहुंचा। लंबा, सांस लेता हुआ हॉल। बीच में 6 कतारें। सामने कोई बोर्ड नहीं, पर एक दीवार ऐसी थी जो खुद पर चीजें लिख लेती थी अगर तुम सही स्वर में बोलो। और इन सीटों पर बच्चे, उम्र 10 से 15 के बीच दिखती थीं। आंखें कहीं पुरानी, कहीं बिल्कुल नई। चेहरों पर वो शांति नहीं जो नींद देती है, वह शांति जो हारने के बाद मनुष्य अपना नाम भूलकर ओढ़ लेता है। मैंने धीरे से नमस्ते कहा। आवाज हॉल के अंदर नहीं, जैसे मेरे ही गले में घूम आई। फिर भी सबने सिर झुकाए। इतनी एक सी क्रिया, जैसे किसी ने पहले से बस इतना सिखाया हो, एक साथ झुको, एक साथ उठो, लेकिन बीच में थोड़ी देर तक कुछ मत बोलो। मैं आरव हूं, मैंने कहा। मैं तुम्हें कोई किताब नहीं पढ़ाने आया, मैं बस तुम्हारी आंखों में जो फंसा है उसे थोड़ा सा ढीला करने आया हूं। चलो शुरू करते हैं। हर कोई अपना नाम न बताए, बस एक बात बताओ, वे कौन सी बात है जो तुम्हारे अंदर सबसे चुप है। पहली कतार में एक लंबा सा लड़का था। उसकी पतली गर्दन पर एक नीला सा धब्बा था, जैसे कभी किसी रस्सी ने वहां ठहराव किया हो। उसने कहा, मेरे अंदर जो सबसे चुप है वह मेरा गुस्सा है। वह बोलना चाहता है पर मैं उसे बोलने नहीं देता। मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि जब वह बोलता है कोई न कोई टूटता है, कभी बाहर कभी अंदर। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसके शब्द किसी अभ्यास का हिस्सा नहीं थे, वे जिए हुए थे। मैंने बिना वाह कहे, बिना सिर हिलाए बस एक लंबी सांस ली, ताकि उसने जो कहा वह दीवार तक जाए। दीवार पर हल्की सी नमी उतर आई, जैसे उसने सुना हो। पीछे एक छोटी सी लड़की थी। उसके दाहिने हाथ की उंगलियों पर महीन सी लकीरें थीं, जैसे किसी ने उन पर महीन जाली रखकर सूरज दिखाया हो। उसने कहा, मेरे अंदर जो सबसे चुप है वह शर्म है। मैं उसे छुपाती हूं, पर वह मेरे चलने में अटक जाती है। मैंने सिर झुकाया। ठीक, आज बस इतना। और अब सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात सुनाऊंगा। कहानी नहीं, बस एक बात। किसी को चोट पहुंचाने की सबसे आसान वजह है, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे, लेकिन तुम नहीं बचते, तुम बस देर से जलते हो। हॉल की हवा ने खुद को थोड़ा धीमा किया। बच्चों की पलकें नहीं झपकीं, पर मेरी झपक गईं। मेरा काम यहां उपदेश नहीं था, मुझे एक एक शब्द उस दरार में लगाना था जहां से कोई रोशनी अंदर जाए। आधी रात के बाद वृंदा अम्मा अंदर आईं। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, शायद उनकी छाया की थी, जो दीवार से होकर आई और फिर उनके पैरों के पास ठहर गई। कैसा? उन्होंने पूछा। ये सुनते हैं, मैंने कहा। पर क्या ये बच्चे? उन्होंने मेरी बात वहीं रुकवा दी। तुमने नियम याद किए? उनकी आंखों में एक लकीर गहरी हो गई, जैसे मुझसे नहीं, मेरे भीतर के किसी और से पूछ रही हूं। मैंने सिर हिलाया। नियम याद थे, पर सवाल ज्यादा थे। और नियम? हां, नियम यही कहता था कि जितने पूछोगे उतने ही जवाब मिलेंगे, उससे एक ज्यादा नहीं। मैंने अपनी जिज्ञासा को दरी के नीचे सरका दिया। रात कट गई, सुबह नहीं हुई। यहां सुबह दुशाला ओढ़कर नहीं आती, यहां सुबह किसी की पीठ से मिट्टी झाड़ कर आती है,
बच्चे उठे एक साथ, दरवाजे से बाहर निकले, धीरे, बिना शोर। बरामदे के पार मैंने देखा, वाहन नहीं थे, कुछ लोहे के डिब्बे थे, चौकोर, जिन पर रस्सियां लिपटी हुई थीं। बच्चे उनमें बैठे, रस्सियां अपने आप तन गईं और वे डिब्बे हवा में खिसकते हुए किसी ऐसे रास्ते पर चल दिए जो आंखें देखना नहीं चाहती। ड्राइवर कोई नहीं, ध्वनि कोई नहीं, बस ऐसा लगा कि हवा इन्हें उठाकर कहीं थोड़ी दूर रख देगी और फिर वापस ले आएगी। मैंने एक डिब्बे की छाया में पांव रखा। मेरे पांव के नीचे जमीन ने मुझे याद दिलाया, तीसरा नियम। मैंने पैर पीछे कर लिया। मैं डरपोक नहीं हूं, पर अक्सरों में छिपा डर समझदारी कहलाता है। दिन में कमरे में लौटा। पुराने कागज अब भी खाली थे। खिड़की के पानी ने एक धीमा फुफकारा किया, जैसे उसे गर्म किया जा रहा हो, पर वह ठंडा रहने पर अड्डा हो। बाहर बरामदे में किसी के पैर की बाइयों चप्पल रह गई थी, छोटी। मैंने उसे उठाया नहीं। नियम 1, छूना नहीं। दूसरी रात मैंने सोचा, आज मैं चेहरे नहीं पढ़ूंगा, मैं सांसें सुनूंगा। क्लास शुरू होते ही मैंने कहा, आज हम कोई कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम क्यों की छत पर बैठेंगे। अगर किसी ने तुम्हारे घर में आग लगा दी, नुकसान तुमने झेला, सवाल है क्या तुम्हें उसके घर भी आग लगानी चाहिए। पहली कतार का वही लड़का, गर्दन पर नीला धब्बा, बोला, नहीं, क्योंकि तब एक और घर जलेगा और धुआं हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी आंखों में ठहर जाता है। पीछे से एक भारी आवाज आई, जो उस शरीर के मुकाबले थोड़ी बड़ी थी। पर अगर कानून सो रहा हो, ये वही बात थी जो हर आक्रोश पूछता है। मैंने धीरे कहा, कानून सो जाए तो तुम जागो, लेकिन दहशत बनकर नहीं, गवाही बनकर। दहशत बंद कमरों में सड़ती है, गवाही खुले चौक में हवा में उड्डती है। कोई हंसा नहीं, कोई ताली नहीं, यहां ताली नहीं बजती, यहां ताला खुलता है, धीरे धीरे, हर वक्त नहीं, कभी कभार। और तुम बस सुनते हो कि एक छोटी सी टक हुई है कहीं भीतर, रात के 2:17। मुझे नियम याद था, नाम के 3 अक्षर नहीं, मगर नियमों का काम यही है, वे तब सबसे ज्यादा याद आते हैं जब तुम उन्हें तोड़ना चाहते हो। हॉल की एक दीवार पानी सी अचानक साफ हो गई। उसमें मुझे अस्पताल का वार्ड दिखा। मेरी बहन, उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क। वह सो नहीं रही थी, उसकी आंखें खुली थीं, उसमें भय नहीं, एक अजीब सी थकान थी जो बच्चों की नहीं होती। टाइम टेबल गड़बड़ा गया। मेरे होंठ खुद ब खुद खुले। री, पीछे से एक नरम पर सख्त आवाज आई, नियम 2। मैंने आंखें बंद कर दी। मैं अपना नाम नहीं बोल रहा था, पर किसी का नाम मेरे भीतर उबल रहा था। 3 गिनकर मैंने आंखें खोलीं। दीवार वापस पानी हो गई। मैं उस दीवार को धन्यवाद कहना चाहता था, पर किस भाषा में। तीसरी रात मैंने तय किया, किसी एक बच्चे से निजी में बात करूंगा। क्लास खत्म होने के बाद मैंने बाहर आते समय सबसे पीछे वाली लड़की को कहा, रुको। वह रुकी। उसने आंखें नहीं उठाईं। मैंने भी नहीं कहा, आंखें उठाओ। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ की उंगलियों पर जो जाल सा है, वह कैसे बना। वह चुप रही। कुछ सीढ़ियों की दूरी पर खड़ी दीवार ने शायद उसकी चुप्पी खा ली। उसने धीरे से कहा, मैंने एक बार किसी के हाथ पर गरम जाली रख दी थी, बच्चे का हाथ था, तुम समझ गए होंगे। अब यह जाली मेरी उंगलियों पर है, रोज ठंडी रहती है, पर कभी कभी इतनी गर्म हो जाती है कि मैं उसे दीवार से छूकर ठंडा करती हूं। मैंने उसे गलत नहीं कहा। यह जगह गलत और सज्जा की दुकान नहीं थी, यह जागने और पहचानने की जगह थी। मैंने बस पूछा, तुम्हें दर्द कब सबसे ज्यादा होता है। उसने तुरंत कहा, जब मुझे याद आता है कि उस बच्चे ने मेरा चेहरा देखा था। उसने रोना बंद नहीं किया। वह रोना मेरे अंदर इतना भर गया कि अब मेरे आंसू नहीं निकलते। मैंने अपने नाखून से मेज पर हल्का सा रेख खींचा। उसने देखा नहीं। मैंने धीमे कहा, एक काम करोगी, आज रात जब तुम्हारी उंगलियां जलें तुम उन्हें हवा में रखकर कह देना, दर्द अपना काम कर, मैं भागूंगी नहीं। देखना, वह थोड़ी देर में अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। दर्द को बुरा मत बोलो, उसे काम बोलो। वह कम अपमानित होगा और तुम कम अकेली। वह कुछ नहीं बोली। बस चलते चलते उसने अपने दोनों हाथ जांघ पर रखे, जैसे कसकर पकड़ रही हो कि कहीं उसके हाथ फिर किसी और के हाथ तक ना पहुंच जाए। वह गई और मैं वहीं बैठा रहा बहुत देर तक, पता नहीं कितनी। एक रात मैंने हॉल छोड़कर एक गलियारे की ओर कदम बढ़ाए। गलियारा बहुत लंबा नहीं था,
पर बीच में ऐसा लगा कि मेरी चाल छोटी पड़ रही है और गलियारा बड़ा। वहां दाईं तरफ एक कमरा खुला। अंदर डेस्क, कुर्सियां, पर बच्चे नहीं, 4 दीवारें और उन पर धागों की बारीक सी जाली, हर जाल पर छोटे छोटे कांच के मोती। कमरे के बीच में एक बेंच, उस पर कोई नहीं, मगर हवा में एक भारीपन था, जैसे किसी ने यहां अभी अभी कुछ कहा हो जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अचानक एक मोती मेरे सामने आकर रुक गया। उसमें एक चेहरा था, मेरा, पर उम्र में बहुत बड़ा, बालों में सफेदी, आंखों में पानी नहीं, धुआं। उसने मुझे देखा और बस इतना कहा, यदि तुमने इन्हें इंसान होने की आदत नहीं सिखाई तो यह आदत तुम्हें भी भूल जाएगी। मैं पीछे हट गया। कमरा स्थिर रहा। मैंने समझ लिया, यह जगह दर्पण नहीं दिखाती, यह आदतें दिखाती हैं, और आदतें हमसे ज्यादा पुरानी होती हैं। कुछ रात बाद वृंदा अम्मा ने कहा, आज ग्रंथि का समय है। उन्होंने मेरी हथेली पर एक पतली सी रस्सी रखी, 7 रेशों वाली। ये वही 7 थीं जो उस सिक्के के किनारे थीं। उन्होंने कहा, इसे पकड़ो, ये कोई पन्ना नहीं, ये रस्सी याद दिलाती है। जिस पर तुम्हारी उंगलियां जोर से चिपकेंगी वह दृश्य बन जाएगा, जो तुम्हें दिखना चाहिए वही दिखेगा। मैंने रस्सी की पहली गांठ छुई, सांस हल्की हुई, आंखों के पीछे कोई पर्दा पीछे खिसका। सामने एक संकरी गली, रात, किसी के हाथ में बोतल, बोतल में तेल नहीं, डर। कोई बोतल फेंकता है, आग लगती है। उस आग में जो चेहरा दिखता है वह अब भी मेरी क्लास की तीसरी कतार में बैठा है, ठीक मेरी नजरों से बचे बचे। मैंने रस्सी छोड़ी, हाथ कांप रहा था। मैंने उस चेहरे की तरफ देखा। वह सीधे मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे उसका नाम जानना नहीं चाहिए था, नियम, पर उसका चेहरा मेरे भीतर एक छोटा सा स्थायी निशान बन गया। वृंदा अम्मा ने धीमे कहा, यहां सज्जा एक क्रूरता नहीं, एक पाठ है। जिसका दर्द सबसे बेशर्म था, वही दर्द अब सबसे शालीन बनकर इनकी देह में घुलता है, बार बार। तुम्हारा काम उस घुलन को अर्थ देना। अर्थ के बिना दर्द पागल हो जाता है। मैंने पूछा, और अगर कोई सीखना ना चाहे? अम्मा ने मेरी आंखों के भीतर कुछ ढूंढा। तब भी तुम बोलते रहोगे। शब्दों का काम दरवाजा खोलना नहीं, दस्तक देना है। खोलना उनका काम है। रातें आगे बढ़ीं। मैं कहानियां नहीं सुनाता था, मैं छोटी छोटी स्थितियां बनाता था। जैसे एक दुकानदार ने वजन में धोखा दिया, उधर ग्राहक की जेब में आखिरी पैसे हैं, बच्चे की दवा लेनी है। फिर मैं चुप हो जाता, देखता कि किसके चेहरे पर सबसे पहले शिकन आती है। उसी शिकन के ऊपर मैं अपना अगला शब्द रख देता। अगर तुम्हारे इस धोखे से बच्चे की सांस टूट गई, क्या तुम अगले दिन भी अपनी दुकान इसी तख्त पर खोल पाओगे? कभी कभी, बहुत कम, किसी एक बच्चे के चेहरे पर पल भर को एक दरार साफ दिखती, जैसे पत्थर पर सीलन बैठ गई हो। मैं उस दरार में उंगली नहीं डालता, मैं बस अपने शब्दों का पानी वहां रख देता और लौट आता। एक रात 2:17, दीवार में फिर कुछ हलचल। इस बार मेरी बहन नहीं, अपने आप मैं आरा बोल देने से बच गया। दीवार में मेरा बचपन दिखा। देवघर का बेतरतीब आकाश, मेरे पापा की दाढ़ी में चांदी, मेरी माँ का किचन का पीला चूल्हा, और मैं कंपास की नोक से अपनी उंगली पर छोटे छोटे घाव बनाता हुआ। मुझे याद नहीं था कि मैं ऐसा करता था, पर दीवार को याद था। उसने मुझे दिखाया और मैं समझ गया, यह जगह तुम्हारा पता नहीं पूछती, यह तुम्हारा पत्थर पूछती है जो तुम अपने साथ उठा लाए हो अनजाने। कुछ समय बाद पहली विदाई का दिन आया। अम्मा ने कहा, आज किसी का बोझ हल्का होगा, देखना जब दीवार हल्की हो जाती है तो हवा उसके साथ पिघलती है। मैंने क्लास में वही किया जो करता आया था, भरसक ईमानदार सवाल। आज की स्थिति, दंगा, पत्थर, डर। मैंने सबका चेहरा देखा। एक लड़का दूसरी कतार में, जिसकी आंखों के नीचे अब तक पतली रेखाएं थीं, आज थोड़ा खुला सा दिखा। उसने खुद कहा, अगर मुझे वापस भेजा जाए तो मैं उसी चौराहे पर खड़ा होकर जिनके घर मैंने जलाए थे उनके सामने सिर झुकाऊंगा, और अगर कोई मारे तो चुपचाप मार खाऊंगा, क्योंकि मैंने आग का सच भीतर से देखा है। वह उतना बड़ा नहीं जितना उसका धुआं, पर उसके लिए कोई इबादत कम नहीं। दीवार ने बहुत धीरे से टक की। हॉल की हवा ने अपनी गति बदली। उस लड़के की पीठ से, नहीं, मैं क्या कहूं, वहां कुछ उठा, धुआं नहीं, जैसे कोई महीन चिड़िया जिसे शब्द नहीं दिया जा सकता।
और वह सीट खाली हो गई। कोई तालियां नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक जगह खाली, और वहां थोड़ी देर तक हवा अलग सी। उस रात मेरे कमरे में लौटते समय खिड़की की पानी धीरे धीरे साफ हो रही थी। मैंने बाहर देखा, कुछ नहीं, बस अंधेरा। पर उस अंधेरे में मुझे शहर का एक हल्का, बहुत हल्का सा चमक दिखाई दी, जैसे कोई बहुत दूर की एम्बुलेंस की बत्ती जिसके बारे में डॉक्टर बोले थे। ऑपरेशन सफल रहा, अब रिकवरी है। मैंने जेब से सिक्का निकाला। वह थोड़ा गर्म था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी किसी पुराने पर धीमे आग पर रखा हो। 5वां महीना। एक रात हॉल की छत पर वही उलटी रेत घड़ी चमक उठी और मेरी सांसों की रफ्तार उससे तालमेल बिठाने लगी। वृंदा अम्मा ने कहा, आज धैर्य परीक्षा है। किसी की पीड़ा कम की जा सकती है अगर वह समझ तक पहुंचा है। आज समझ देखी जाएगी। समझ देखना, यह शब्द अपने आप में निष्फल नहीं। मैंने बच्चों के बीच आज एक अलग तरीका अपनाया। मैंने उनसे अपनी अपनी बुरी आदत का परिचय मांगा, एक एक करके, और मैंने एक शर्त रखी, जैसे ही तुम उसे बोलोगे उसे अपने सामने रख देना, जैसे तुम उससे बाहर आ गए हो। पहला बोला, मैं छोटों को डराने में मजा लेता था। उसने कहा, यह था छोटा नहीं, यह किसी जंजीर का पहला टूटा खड़ी है। मैंने कहा, ठीक, अब देखो कि वह तुम्हारे सामने रखी है। उसे देखो, उससे नफरत मत करो, उसे पहचानो और पूछो, तुम्हारी जड़ कहां है। दूसरी बोली, मैं लोगों की जेब देखती थी, ये देखती थी कि किसके पास क्या है, और फिर अंदर एक आवाज कहती थी, मुझे यह चाहिए। मैंने उसे कहा, उस आवाज को एक कुर्सी पर बिठा दो और पूछो, तुम मुझे कहां ले जाती हो। एक एक आत्मा ने कुछ कहा, कुछ ने नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी ने कहा। क्लास के किनारे पर मैं देख सकता था कि दीवार अब सांस नहीं ले रही, वह सुन रही है। सुनने का दृश्य कैसा होता है? वह ऐसा होता है कि कमरे में जो थोड़ा सा उजाला है वह लोगों की आंखों में नहीं जाता, वह उनके माथे पर बैठता है। रात के 3 हुए। 17 मिनट के पहले। मैंने नाम याद नहीं किया, मैं बस सांसों का हिसाब रख रहा था। अचानक हॉल की बाईं दीवार जिसमें पानी लगा था, पानी नहीं रही, उसमें सूखी मिट्टी दिखी, और उस मिट्टी में किसी के पांव के निशान। मैं आगे बढ़ा, नहीं, मैं वहीं रुका। दीवार किसी और के लिए खुल रही थी। तीसरी कतार का वह लड़का जो आग का दृश्य था उठा। उसने दीवार को देखा, उसकी आंखें बहुत धीमी हो गईं। उसने बस कहा, मैं चलूं। वृंदा अम्मा कहीं नहीं थीं। फिर भी कमरे में किसी ने हां कहा, बहुत भीतर से। वह दीवार के बहुत पास गया, और वह गया नहीं, वह धीरे धीरे मिट्टी में लिख गया, जैसे कोई नाम पतंग के धागे में फंसकर हवा में टंगा रह जाए। मैं बाहर आया। बरामदे में अचानक एक पीतल की घंटी लटकी हुई दिखी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। क्या यह पहले नहीं थी, या मैं नहीं था? मैंने उसे छुआ नहीं, पर उसके पास खड़े रहकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी अपनी हथेली पर किसी ने धन्यवाद लिखा है, बिना अक्षरों के। 6ठा महीना, आखिरी हफ्ता। अम्मा ने मुझे बुलाया। फैसला तुम्हारा नहीं, पर सवाल तुम्हारा है, रहना या लौटना। जीवितों की दुनिया में काम करो, सबसे कठिन काम। यहां रहोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, वो सम्मान जो अक्सर गलती से मिलता है। वहां जाओगे तो तुम्हें रोज रोज अपना सम्मान खुद बनाना होगा। मैंने अपनी जेब पर हाथ रखा। सिक्का ठंडा था, ठंडक किसी बादल की नहीं, किसी पत्थर की। मैंने कहा, मेरी बहन। वह बोली, हम वादा खिलाफ नहीं, उसका इलाज हमने करवा दिया है, पर उसका जीना अब तुम्हारी दुनिया के मेहनत और उसकी इच्छा पर है। मैंने हॉल की ओर देखा। चेहरे बदल गए थे, और उस बदलाव का तरीका यह था कि वे अब उतने बच्चों जैसे नहीं दिखते थे। वे अब उन आदमियों जैसे भी नहीं दिखते थे जो कभी थे। वे अब बस चेहरों जैसे थे जिन पर डूबी हुई रेखाएं थीं जो ऊपर आती आती रुक जाती हैं। मैंने धीमे कहा, मैं आखिरी क्लास लेना चाहता हूं। हॉल में मैं अकेला नहीं था, वहां दीवारें भी थीं, मेरी सांस भी। मैंने कहा, आज मैं क्षमा की बात नहीं करूंगा, आज मैं जिम्मेदारी की बात करूंगा। गलती एक घटना है, जिम्मेदारी एक दिशा। घटना छोटी, दिशा लंबी। तुम्हें दिशा चुननी है। अगर तुम अपनी घटना को दिशा नहीं दोगे तो तुम्हारी घटना तुम्हें दिशा देगी, और वह दिशा डर की होगी। डर बड़ा शिल्पकार है, वह तुमसे कुछ भी बनवा सकता है, बस इंसान नहीं। किसी ने सवाल नहीं किया, पर एक हाथ उठ गया।
बहुत धीमे। वही छोटी सी लड़की, जाली वाली उंगलियां। उसने पहली बार मेरी आंखों में आंख डालकर कहा, अगर एक दिन मुझे वापस जाने दिया गया और मैं उसी बच्चे से मिलूं जिसके हाथ पर मैंने जाली रख दी थी, तो क्या वह मुझे माफ करेगा? मैंने धीरे से सिर हिलाया। माफी मांगना सीखोगी तो माफी मिल भी सकती है। माफी मिलना तुम्हारे वश में नहीं, माफी मांगना तुम्हारे वश में है। तुम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाओ। बाकी वह बच्चा है, शायद वह तुम्हें माफ करके अपने अंदर की आग बुझा दे, और अगर वह न करे तो उसकी जगह तुम्हें खुद के लिए थोड़ा और धैर्य रखना होगा। वह चुप रही, पर उसके माथे पर जो महीन बूंद उभरी वह पसीना नहीं था। वह शायद वही था जो दीवार पर गिरकर नमी बन जाता है। मैं फिर बोला, और तुम, जिन्होंने आग पकड़ी, जिनके हाथों में पत्थर आए, जिनकी जेब में रिश्वत की गंध बस गई, जिनकी आंखों में किसी और का सम्मान एक कील की तरह लगा, तुम में से कुछ लोग यहां से हल्के होकर जाओगे, कुछ भारी रहोगे। हल्के होने का अर्थ सजा से बचना नहीं, हल्के होने का अर्थ है समझ से भरना। समझ जितनी बढ़ती है, दर्द उतना ही अर्थपूर्ण लगता है, और जिस दिन दर्द को अर्थ मिल जाता है, उस दिन वह तुम्हें मारता नहीं, बदलता है। मैं रुका, बहुत देर तक। यह रुकना वाक्यों का नहीं, सांस का था। फिर मैंने आखिरी बात कही, और ये जो स्कूल है, ये केवल यही नहीं, ये जीवितों की दुनिया में भी है। बस वहां दीवारों पर पानी नहीं, चेहरों पर पानी होता है। वहां तुम्हारे पास उलटी रेत घड़ी नहीं, बस एक सीधी घड़ी होती है जो आगे बढ़ती है। तुम वहां आज के अलावा कुछ नहीं पकड़ दिया सकते। इसलिए जब तुम्हें अवसर मिले, किसी का वजन थोड़ा उठाकर चलना, किसी के डर को थोड़ा सा जगह देकर बैठाना, किसी के गुस्से के सामने अपना अहंकार थोड़ा सा मोड़ देना, बस इतना, यही दिशा है। मैंने क्लास खत्म कर दी। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जाते जाते पहली कतार का वही लड़का, गर्दन का नीला धब्बा, मेरे पास से गुजरते हुए बहुत धीमे से बोला, धन्यवाद। मैंने स्वागत नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। यहां शब्दों का भी वजन होता है। मैंने बस उसका चेहरा देख लिया, ताकि कहीं कभी किसी मोड़ पर अगर वह मुझे एक और बच्चे के चेहरे में मिल जाए तो मैं उसे पहचान सकूं। बरामदे से बाहर आया। मुख्य फाटक मेरे सामने था, नियम 3, पर आज वह नियम मेरे सामने झुक गया। दरवाजा खुला नहीं, वह किसी बहुत पुराने दरवाजे की तरह अपने आप साधारण हो गया। बाहर जो जंगल था वह अब जंगल नहीं, सड़क हो गया। मैं चला, पीछे मुड़ा तो इमारत दिखाई नहीं दी, जैसे वह कभी थी ही नहीं, या जैसे वह अब मेरे हिस्से की कहानी नहीं रही। शहर में लौटकर अस्पताल पहुंचा। बहन हंस नहीं रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर वह नन्हा सा रोशन टुकड़ा जो किसी भी बीमारी को थोड़ा बेइज्जत कर देता है। डॉक्टर ने कहा, अब बस दवाएं और समय। समय सबसे बड़ा डॉक्टर है। और हां, किसी ने अरे खैर, पेपर वर्क हो गया है। मैं बाहर निकला, जेब में सिक्का, ठंडा। मैं उससे कुछ पूछना चाहता था, पर वह सुनने के लिए नहीं, दिखाने के लिए था। उस रात 8:01 पर मेरे कमरे की खिड़की के बाहर हवा में एक हल्का सा कंपन हुआ, जैसे दूर कहीं कोई पतली सी घंटी किसी के लिए नहीं, समय के लिए बजी हो। मैंने खिड़की खोली। बाहर कुछ नहीं था, पर कहीं भीतर एक दीवार पर हल्की सी नमी उतर आई। तभी से जब भी कोई शोर बहुत तेज हो जाता है, ट्रैफिक, लोग, बाजार, मैं अपनी सांस को थोड़ा धीमा कर देता हूं। फिर किसी अनजाने बच्चे की आंखें मेरी आंखों में आकर बस जाती हैं। मैं अपनी जेब में हाथ डालकर उस सिक्के को नहीं छूता, बस अपनी उंगलियां गांठ बनाकर रख देता हूं, जैसे ग्रंथि पकड़े हुए। और मैं खुद से एक ही बात कहता हूं, घटना नहीं, दिशा। और तुम जो यह सुन रहे हो, अगर तुमने कभी किसी कमजोर को तंग करके हंसी उठाई, किसी मजबूर की जेब में हाथ डालकर अपनी जरूरत जायज मान ली, किसी गलत काम पर देखकर भी आंखें फेर लीं, तो समझ लो तुम्हारी फीस जमा नहीं है। ये स्कूल कहीं दूर नहीं, ये तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी सड़कों पर, तुम्हारे अपने दफ्तर में, तुम्हारी मेज की दराज में भी है, जहां तुम अपने क्यों छुपा कर रखते हो। वहां दीवारों पर पानी नहीं, पर अंदरूनी दीवारों पर नमी है। और घड़ी उलटी भी चलती है, सीधी भी। फर्क यह है कि तुम उसे कब सुनते हो। एक और छोटी बात, रात के 2:17 से 3:17 के बीच अपने नाम के पहले 3 अक्षर मत बोलना। उस समय तुम्हारी आवाज तुम्हारी नहीं, किसी और की हो सकती है, और हर आवाज
अपनी नहीं होती। अगर कभी कोई तुम्हारी हथेली पर बिना नाम बताए एक ठंडा सिक्का रख दे, उसे जेब में रख लेना, उसके पीछे मत भागना। सिक्के हमेशा रास्ते नहीं दिखाते, कभी कभी वे बस तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि रास्ता तुम ही हो। और अब रोशनी थोड़ी बढ़ा लो। कमरे के कोने में जो छाया बची है उसे थोड़ी सी जगह दे दो। छायाएं जगह मिलने पर आवाजें देना बंद कर देती हैं। मैं आरव था। रहूंगा जब तक मेरी सांस एक छोटी सी कहानी बनकर किसी दीवार तक जा सके।